नमस्कार, आप देख रहे हैं धे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रवि चोपड़ा समिति ने लगाया चारधाम सड़क परियोजना में अदालत के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप। परिकल्पित 2 लेन राजमार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई को लेकर उठा विवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया रेस 2020 पर 5 दिवसीय वैश्विक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का उद्घाटन। इसका आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया। हाथरस कांड मामले में पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद योगी सरकार का कड़ा फैसला। आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी कराया जाएगा पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट। जांच करने वाली पुलिस टीम भी नार्को टेस्ट रडार में। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, ट्रैक्टरों के लिए नए प्रदूषण मानक की समय सीमा बढ़ाए। नए मानक के ट्रैक्टर पर या अन्य निर्माण उपकरण वाहन पर मिल गई और मोहलत। भारतीय रिजर्व बैंक ने विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर आंकड़े किए जारी। 25 सितंबर को समाप्त सप्ताह में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट। इससे पहले हफ्ते में देश का विदेशी मुद्रा भंडार सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। रिलायंस लाइफ साइंसेज ने विकसित की RT-PCR किट। अब 2 घंटे में मिलेगा कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट। रिलायंस के वैज्ञानिकों ने दिया इसे R ग्रीन किट नाम। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटिंग की वैश्विक दुनिया में परम सिद्धि। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित। सुपर कंप्यूटर के चलते साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष, कृषि और संचार के क्षेत्र में तेजी आएगी। और भारत ने किया शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को और मजबूती मिलेगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति ने आरोप लगाया है कि चारधाम सड़क परियोजना में अदालत के आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने चारधाम सड़क परियोजना के निष्पादन में न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। विवाद का कारण परिकल्पित 2 लेन राजमार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई थी। दरअसल शीर्ष अदालत ने पिछले महीने फैसला सुनाया था कि चारधाम परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। पहाड़ की सड़कों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर ये फैसला सुनाया गया। वहीं दूसरी ओर भारत सरकार ने सड़क की चौड़ाई 10 से 12 मीटर मंजूर की थी, जहां सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 700 किलोमीटर की सड़क परियोजना को 10 मीटर चौड़ाई के साथ जारी रखने की अनुमति दी है। समिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का ये उल्लंघन है। गौरतलब हो कि चारधाम परियोजना का उद्देश्य 4 हिंदू तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है। इस परियोजना को EPC मोड के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। बताते चलें, EPC मोड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मोड है। इस मोड के तहत लागत पूरी तरह से सरकार द्वारा वहन की जाती है। आपको बता दें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में ये कहा गया कि परियोजना ने पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 का उल्लंघन किया है। दूसरी ओर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राजमार्गों की लंबाई 100 किलोमीटर से कम है और इसीलिए इसे पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। परियोजना को 57 भागों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक भाग 100 किलोमीटर से कम है। इस प्रकार NGT ने परियोजना को मंजूरी दे दी। हालांकि परियोजना को सर्वोच्च न्यायालय ने रोक दिया। शीर्ष अदालत ने रवि चोपड़ा समिति का गठन भी किया था ताकि पर्यावरण के उल्लंघन का आकलन किया जा सके। बताते चलें, रवि चोपड़ा देहरादून पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेस 2020 पर एक वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। आपको बता दें, इस सम्मेलन का आयोजन 5 से 9 अक्टूबर तक किया गया।
रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट रेस 2020 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक आभासी वैश्विक शिखर सम्मेलन है। बताते चलें, रेस 2020 में नेताओं, नीति निर्माताओं, इनोवेटर्स और अन्य हितधारकों की एक रोमांचक लाइनअप की मेजबानी की गई, जो पूरे डोमेन पर सार्वजनिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता में योगदान देते हैं। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता और कृषि शामिल हैं। रेस 2020 पर यह वैश्विक आभासी शिखर सम्मेलन इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया, जहां उद्घाटन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री रविशंकर प्रसाद, प्रख्यात वैश्विक AI विशेषज्ञ प्रोफेसर राज रेड्डी, IBM के CEO अरविंद कृष्णा और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष मुकेश अंबानी मौजूद रहे। वहीं 6 अक्टूबर को प्रोफेसर राज रेड्डी ने भाषाई बाधाओं को दूर करने वाली वॉइस एनेबल्ड AI विकसित करने के बारे में एक सत्र भी आयोजित किया। इस सत्र में इन्फोसिस के पूर्व CFO मोहनदास पाई और माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल के अध्यक्ष और कानूनी प्रमुख ब्रैड स्मिथ ने भी भाग लिया। रेस 2020 में एक समावेशी AI के निर्माण पर एक समर्पित सत्र हुआ, जो 1 अरब से अधिक भारतीयों को सशक्त करने में सक्षम है। उत्तर प्रदेश में चर्चित हाथरस कांड मामले में विपक्ष राज्य सरकार को पूरी तरह से घेर रहा है। इस बीच इसको लेकर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले। वहीं योगी सरकार ने इस पर एक कड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि अब अपराधियों के साथ ही साथ पीड़ित पक्ष के भी नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट करवाया जाएगा। चर्चित हाथरस कांड मामले में आरोपियों के साथ साथ पीड़ित पक्ष का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। सरकार ने इस बात पर फरमान SIT की पहली रिपोर्ट मिलने के बाद किया है। ऐसा पहली बार होगा कि किसी मामले की जांच करने वाली पुलिस टीम का भी पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराया जाएगा। बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मामले में अधिकारियों से बेहद नाराज हैं और इस वजह से ये फैसला लिया गया। नार्को टेस्ट क्या है? नार्को टेस्ट में सोडियम पेंटाथल नामक दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, जो एक कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोशी की अवस्था को प्रेरित करता है। इसमें संबंधित व्यक्ति की कल्पना शक्ति बेअसर हो जाती है और ये आशा की जाती है कि वो सत्य जानकारी उपलब्ध कराएगा। इस संदर्भ में सच का प्याला यानी ट्रुथ सीरम के रूप में संदर्भित दवा का उपयोग सर्जरी के दौरान निश्चेतना के लिए बड़ी खुराक में किया जाता था और ऐसा कहा जाता है कि इसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान खुफिया अभियानों के लिए भी किया जाता था। वहीं दूसरी ओर पॉलीग्राफ या लाई डिटेक्टर टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत शरीर में होने वाले कई संकेतकों की जांच की जाती है। इन शारीरिक संकेतकों में रक्तचाप, नाड़ी, श्वसन और त्वचा की चालकता को मापा जाता है और इसे रिकॉर्ड किया जाता है। इस परीक्षण के तहत व्यक्ति से कुछ सवाल पूछे जाते हैं और इन सवालों के जवाबों को रिकॉर्ड किया जाता है। आमतौर पर देखा गया है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसमें कई शारीरिक प्रतिक्रियाएं होने लगती हैं। इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के हाव भाव और उसके शारीरिक प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर उसके झूठ का पता लगाया जाता है। हर इंसानी प्रतिक्रिया के लिए एक संख्यात्मक मान दिया जाता है ताकि ये निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यक्ति सच कह रहा है, धोखा दे रहा है या अनिश्चित है। बताते चलें कि पॉलीग्राफ टेस्ट पहली बार 19वीं शताब्दी में इतालवी अपराधी सिसिल लोम्ब्रोसो के खिलाफ किया गया था, जिनकी पूछताछ के दौरान रक्तचाप में बदलाव को मापने के लिए एक मशीन का उपयोग किया था। हालांकि इन तरीकों से कोई भी वैज्ञानिक तौर से 100% कारगर साबित नहीं हुआ है और चिकित्सा क्षेत्र में भी विवादास्पद बना हुआ है। समाज के कमजोर वर्गों के लोग जो अपने मौलिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं और कानूनी सलाह लेने के काबिल नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ऐसे परीक्षणों के परिणाम प्रतिकूल हो सकते हैं। ऐसे परीक्षण को आने वाले वक्त में गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मीडिया द्वारा भी इसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं कानूनी और संवैधानिक पहलुओं से अगर हम इसे समझें तो सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य मामले 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आरोपियों की सहमति के बिना कोई लाई डिटेक्टर परीक्षण नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा वो व्यक्ति जो इस टेस्ट के लिए हामी भी भरता है उसके पास उसका वकील होना चाहिए।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को पुलिस और वकील द्वारा इस टेस्ट के शारीरिक, मानसिक और कानूनी पक्ष भी पूरी तरह से बताए जाने चाहिए। वहीं इसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 20 के भाग 3 का हवाला देते हुए ये स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। D.K. बासु बनाम बंगाल राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया कि पॉलीग्राफ और नार्को परीक्षण को बिना किसी सहमति के करना संविधान के अनुच्छेद 21 या जीवन के अधिकार का सरासर उल्लंघन है और ये अमानवीय है। इसके अलावा ये व्यक्ति की निजता के भी अधिकार का उल्लंघन है, जो कि व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार के तहत ही आता है। इसके अलावा इसके तहत पेश किए गए सबूत या परिणाम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1871 के तहत भी अमान्य है। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साल 1999 में पॉलीग्राफ टेस्ट के परीक्षण के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनमें व्यक्ति की सहमति और परीक्षण की रिकॉर्डिंग आदि शामिल थे। केंद्र सरकार ने खेती के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले ट्रैक्टर समेत निर्माण वाहनों के लिए उत्सर्जन नियम लागू कर दिए हैं, जिसको लेकर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि मानदंड अगले साल से लागू किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में निर्माण उपकरण वाहनों और ट्रैक्टरों के लिए नए उत्सर्जन मानदंडों को अमल में लाने की समय सीमा अगले साल तक बढ़ा दी है। नए मानक के ट्रैक्टर पर अन्य निर्माण उपकरण वाहन पर अभी और मोहलत मिल गई है, जो क्रमशः अप्रैल 2021 और अक्टूबर 2021 कर दी गई है। आपको बता दें, पहले ये मानदंड इसी अक्टूबर से लागू होने थे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से ये कहा गया है कि मंत्रालय ने CMVR 1989 में संशोधन को अधिसूचित किया है, जिसमें ट्रैक्टरों के लिए उत्सर्जन मानदंडों के अगले चरण को लागू करने की तारीख को इस साल अक्टूबर से हटाकर अगले साल अक्टूबर कर दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये संशोधन अन्य मोटर वाहनों के उत्सर्जन मानदंडों जो BS के मानदंड से परिचालित हैं और कृषि मशीनरी, निर्माण उपकरण वाहनों और ऐसे अन्य उपकरणों के लिए प्रदूषण मानकों के बीच भ्रम से बचाने का भी प्रयास करता है। संशोधन में कृषि मशीनरी जैसे कृषि ट्रैक्टर, पावर टिलर और संयुक्त हार्वेस्टर और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग अलग उत्सर्जन मानदंड शामिल हैं। आपको बता दें, देश में चलने वाली गाड़ी या मशीनरी का एक उत्सर्जन मानक होता है। इसे सरकार तय करती है। इसका मुख्य उद्देश्य वाहनों द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करना होता है। वहीं हाल ही में देश भर में कार समेत अन्य वाहनों के लिए BS6 उत्सर्जन मानक लागू किया गया है। अब सरकार की ओर से कृषि मशीनरी जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर और कंबाइंड हार्वेस्टर और निर्माण उपकरण वाहनों के लिए अलग उत्सर्जन नियम लागू किया जाना है। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से रिपोर्ट जारी की गई है, जिस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 25 सितंबर समाप्त सप्ताह में इस बात की जानकारी मिली है कि देश में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट देखी गई है। 25 सितंबर 2020 को खत्म हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $3.017 बिलियन की कमी के साथ $542.021 अरब तक पहुंच गया है। वहीं भारत विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में 5वें स्थान पर है, जहां इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। पिछले कुछ समय से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में काफी वृद्धि हुई है। दरअसल पिछले कुछ समय में लॉकडाउन के चलते भारत के आयात में भी काफी कमी आई है, जिसके कारण भारत की विदेशी मुद्रा की काफी बचत हुई है। एक नजर विदेशी मुद्रा भंडार पर। इसे फॉरेक्स रिजर्व या आरक्षित निधियों का भंडार भी कहा जाता है। भुगतान संतुलन में विदेशी मुद्रा भंडारों को आरक्षित परिसंपत्तियां कहा जाता है और ये पूंजी खाते में होते हैं। ये किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें केवल विदेशी रुपए, विदेशी बैंकों की जमाओं, विदेश ट्रेजरी बिल और अल्पकालिक अथवा दीर्घकालिक सरकारी परिसंपत्तियों को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन इसमें विशेष आहरण अधिकारों, सोने के भंडारों और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भंडार अवस्थितियों को शामिल किया जाता है। इसे आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय भंडार या अंतर्राष्ट्रीय भंडार की संज्ञा देना ज्यादा सही है।
25 सितंबर 2020 को विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो विदेशी मुद्रा संपत्ति FCA 499.941 बिलियन डॉलर रही। वहीं गोल्ड रिजर्व 35.999 बिलियन डॉलर रही। वहीं IMF के साथ SDR 1.472 बिलियन डॉलर। वहीं IMF के साथ रिजर्व बैंक की स्थिति 4.604 बिलियन डॉलर रही। हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंसेज ने RT-PCR किट विकसित की है जो लगभग 2 घंटे में कोविड-19 टेस्ट का रिजल्ट देगी। आपको वैसे तो RT-PCR कोविड-19 के लिए सबसे सटीक परीक्षण है, लेकिन इस परीक्षण में एकमात्र कमी है कि इसको परिणाम तैयार करने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। वहीं R ग्रीन किट में केवल 2 घंटे लगते हैं। R ग्रीन किट कोविड-19 वायरस के R जीन, E जीन, एडेप जीन का पता लगा सकती है। ये आंतरिक नियंत्रण के रूप में एक्टिन, जो एक प्रकार का प्रोटीन है, उसका इस्तेमाल करती है। ICMR के मुताबिक परीक्षण किट 98.7% संवेदनशीलता और 98.8% विशिष्टता दिखाती है। ये किट संचालित करने के लिए सरल है। RT-PCR किट को आमतौर पर कोविड-19 वायरस के परीक्षण के लिए 3 से 4 विशेषज्ञों की जरूरत होती है। इसके अलावा परीक्षण करने की प्रक्रिया व्यापक होती है। वहीं R ग्रीन किट द्वारा इन कमियों को दूर किया गया है। गौरतलब है कि कोविड-19 की मृत्यु दर वायरस के 2 प्रोटीनों के उत्परिवर्तन से निकटता से संबंधित है, जो सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन और NSP6 है। क्लस्टर 2 देशों यानी USA की उत्परिवर्तन दर क्लस्टर 1 देशों भारत और बांग्लादेश और क्लस्टर 3 देशों न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में कम है। इसी तरह क्लस्टर 2 देशों में मृत्यु दर क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 देशों की तुलना में ज्यादा होगी। वहीं दूसरे शब्दों में क्लस्टर 1 और क्लस्टर 3 देशों की रिकवरी और प्रसार क्लस्टर 2 देशों की तुलना में ज्यादा होगी। हाल ही में परम सिद्धि को AI सुपर कंप्यूटिंग की वैश्विक दुनिया में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है। आपको बता दें, ये देश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। 5 अक्टूबर 2020 को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC ने सबसे बड़े HPC AI सुपर कंप्यूटर को कमीशन किया है। बताते चले, HPC AI का पूरा नाम है हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। परम सिद्धि ने वैश्विक AI सुपर कंप्यूटिंग रिसर्च और इनोवेशन में भारत को शीर्ष देशों में खड़ा कर दिया है। ये सुपर कंप्यूटर साइबर सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अंतरिक्ष, कृषि और मोटर वाहन को गति देगा। बताते चलें, ये MSMEs, स्टार्टअप्स, एकेडमिया और इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी को उत्प्रेरित करने में मदद करेगा। बताते चलें, भारत 70 सुपर कंप्यूटरों का नेटवर्क बनाने के लिए राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू कर रहा है। पहला सुपर कंप्यूटर जो राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत बनाया गया था, उसे परम शिवाय नाम दिया गया था। इसका निर्माण भी CDAC द्वारा किया गया था। परम शिवाय ने 1,20,000 से अधिक गणना कोर और 833 टीफ्लॉप्स का उपयोग किया। ये टीफ्लॉप कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड का एक पैमाना है। आपको बता दें, IIT खड़गपुर राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटिंग सुविधा प्राप्त करने वाला पहला संस्थान था। दुनिया में सुपर कंप्यूटर्स को उनकी गति के आधार पर रैंक किया गया है, जहां भारतीय सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष 39वें स्थान पर है और 4006 टीफ्लॉप पर सेकंड की गति के तहत संचालित है। बताते चलें, ये भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थित है। वहीं मिहिर जो 66वें स्थान पर है, ये 2808 टीफ्लॉप पर सेकंड की गति से संचालित होता है। ये नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग में स्थित है। वहीं INC1 को 206वीं रैंक पर रखा है, जो 1413 टीफ्लॉप पर सेक की गति से संचालित होता है। वहीं SERC, जिसका मतलब है सुपर कंप्यूटर एजुकेशन रिसर्च सेंटर एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, इस सुपर कंप्यूटर की रैंक 327 है और ये 1244 टीफ्लॉप पर सेक पर काम कर रहा है।
और वहीं आई डेटा प्लेक्स को 496वीं रैंक पर रखा गया है, जिसकी 790 टीफ्लॉप पर सेक की गति है। वहीं अगर दुनिया की बात करें तो दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जापान का फुगाकू है। फुगाकू की परिचालन गति 415 पेटाफ्लॉप्स है। आपको बता दें, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन का लक्ष्य 70 से अधिक उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधाओं के साथ विशाल सुपर कंप्यूटिंग ग्रिड स्थापित करके देश भर में फैले राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थानों को विकसित करना है। ये मिशन CDAC द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। और वहीं भारत बीते कई दिनों से तकनीकों से लैस मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण करते आ रहा है और इसी कड़ी में शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। भारत ने बीते 3 अक्टूबर को शौर्य मिसाइल के नए संस्करण का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता से लैस बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का परीक्षण तटीय ओडिशा के बालासोर में किया गया। आपको बता दें, इस मिसाइल की खास बात ये भी है कि ये संचालित करने में हल्की और आसान होगी। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी। ये मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी रूप है। ये मिसाइल 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने से पहले आवाज की 6 गुना रफ्तार से चलती है। शौर्य मिसाइल के इस नए संस्करण के जरिए 800 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर भी निशाना लगाया जा सकता है। शौर्य मिसाइल के आने से मौजूदा मिसाइल सिस्टम को मजबूती मिलेगी और ये मिसाइल संचालित करने में हल्की और आसान होगी। मिसाइल की रफ्तार इतनी तेज है कि सीमा पर बैठे दुश्मन के रडार को इसे डायरेक्टिव ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम का वक्त मिलेगा। शौर्य मिसाइल को एक मिश्रित कनस्तर में संग्रहित किया जाता है, जो लंबे समय तक रखरखाव के बिना स्टोर करने और परिवहन करने के लिए बहुत आसान बनाता है। उड़ान भरने पर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद ये मिसाइल हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह उड़ने लगती है। वहीं इससे पहले भारत ने 30 सितंबर 2020 को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो 400 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने ओडिशा के बालासोर में जमीन से PJ-10 प्रोजेक्ट के तहत मिसाइल का परीक्षण किया और मिसाइल को स्वदेशी बूस्टर के साथ लॉन्च किया गया। खबरों के बाद अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। फिर से आया सुर्खियों में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन। केंद्र द्वारा पारित कृषि कानूनों के मद्देनजर पंजाब में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन फिर से सुर्खियों में आ गया है। पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन सरदार अजीत सिंह संधू की अगुवाई में हुआ था। गौरतलब है कि सरदार अजीत सिंह संधू महान क्रांतिकारी भगत सिंह के चाचा थे। अजीत सिंह ने गदर आंदोलन में भी बड़ी भूमिका निभाई थी। साल 1879 में अंग्रेजों ने लायलपुर इलाके में निर्जन क्षेत्रों में बस्तियों के निर्माण के लिए चिनाब नदी से पानी खींचकर लायलपुर तक ले जाने के लिए अपर बारी दोआब नहर बनाई थी। यहाँ पर ये बता दें कि लायलपुर अब पाकिस्तान में फैसलाबाद इलाके के तहत आता है। ब्रिटिश सरकार ने मुफ्त जमीन का वायदा कर जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर में रहने वाले किसानों और पूर्व सैनिकों को इस इलाके में बसने का न्योता दिया। इसका असर ये हुआ कि इन जिलों के कई किसान अपनी जमीन जायदाद छोड़कर इन इलाकों में बस गए। किसानों ने अपना खून पसीना बहाकर इस बंजर धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन इसके बाद अंग्रेज अपनी बात से मुकर गए और उन्होंने किसानों को कई सहूलियतों मसलन जमीन और इस पर मालिकाना हक से महरूम कर दिया। कई कानून बना दिए गए जिससे किसानों में असंतोष पैदा हुआ और उन्होंने सरदार अजीत सिंह की अगुवाई में पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन का बिगुल बजा दिया। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का हुआ निधन। बीते 8 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री श्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। वे 74 साल के थे। हाल ही में उनकी दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में हृदय की सर्जरी हुई थी। श्री रामविलास पासवान ने साल 2004 में लोक जनशक्ति पार्टी की नींव रखी थी। श्री पासवान भारत के मशहूर दलित नेताओं में से एक थे। वे खगड़िया के शहरबनी गाँव से ताल्लुक रखते थे। कानून की डिग्री लेकर उन्होंने बिहार सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। उन्हें सिविल सेवा में पुलिस उपाधीक्षक पद के लिए चुना गया, लेकिन उन्होंने यह पद छोड़कर राजनीति में
अपना सफर शुरू करना ज्यादा बेहतर समझा। साल 1975 में लगे आपातकाल के दौरान पासवान को जेल जाना पड़ा। पहली बार लोकसभा में वे जनता पार्टी के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। उन्होंने लगातार 8 बार लोकसभा के सांसद रहने का गौरव पाया। पासवान ने केंद्रीय मंत्री के रूप में सभी राष्ट्रीय गठबंधन के 5 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना उन्हीं के नेतृत्व में लागू की जा रही थी। स्टबल बर्निंग का मुकाबला करने के लिए दिल्ली करेगा बायोडिकम्पोजर का छिड़काव। 6 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार स्टबल बर्निंग का मुकाबला करने के लिए बायोडिकम्पोजर का छिड़काव करेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने एक कम लागत वाली तकनीक बायोडिकम्पोजर छिड़काव का आविष्कार किया है। दिल्ली सरकार 11 अक्टूबर से इस समाधान को अपनाएगी। वैज्ञानिकों ने बायोडिकम्पोजर कैप्सूल की खोज की है। फसल के अवशेषों पर छिड़काव करने पर ये कैप्सूल उन्हें खाद में बदल देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता तो बढ़ती ही है और उर्वरकों का उपयोग भी कम होता है। दिल्ली सरकार के अनुमान के अनुसार इस विधि के माध्यम से 700 हेक्टेयर क्षेत्र में फसलों के अवशेष का प्रबंधन करने के लिए महज 20 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है। इस लागत में तैयारी, परिवहन और छिड़काव की लागत भी शामिल है। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्यों से जलने वाले फसल अवशेष का दिल्ली के प्रदूषण में 44% योगदान है। फसल के बाद बचे हुए अवशेष को जलाना स्टबल बर्निंग कहलाता है। स्टबल बर्निंग से पैदा हुए धुएं से वायु प्रदूषण होता है, जिसकी वजह से दिल्ली में स्मॉग होता है। रवि चोपड़ा समिति के मुताबिक 4 धाम परियोजना में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त रवि चोपड़ा समिति ने आरोप लगाया है कि 4 धाम सड़क परियोजना ने अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 4 धाम परियोजना के तहत निर्मित सड़कों की चौड़ाई 5.5 मीटर होगी। पहाड़ की सड़कों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सिफारिश के आधार पर यह फैसला सुनाया गया था। इसके विपरीत भारत सरकार ने सड़क की चौड़ाई 10 से 12 मीटर स्वीकृत की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 700 किलोमीटर की सड़क परियोजना को 10 मीटर चौड़ाई के साथ जारी रखने की अनुमति दी। समिति के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है। 4 धाम परियोजना के बारे में आपको बताएं तो इसका मकसद 4 हिंदू तीर्थ स्थलों केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 12,000 करोड़ रुपए है। कोझिकोड वायनाड सुरंग परियोजना की शुरुआत की गई। 5 अक्टूबर 2020 को केरल के मुख्यमंत्री ने एक सुरंग परियोजना की शुरुआत की जो कोझिकोड को वायनाड से जोड़ेगी। 7 किलोमीटर लंबी यह सुरंग, जिसे देश की तीसरी सबसे लंबी सुरंग बताया जा रहा है, पश्चिम घाट के संवेदनशील वनों और पहाड़ियों को काटकर बनाई जा सकेगी। इस सुरंग के समापन बिंदु मरीपुजा, थिरुवंबदी ग्राम पंचायत कोझिकोड और कल्लड़ी मेपाड़ी पंचायत वायनाड में है। वर्तमान में वायनाड पठार 4 सड़कों के माध्यम से केरल के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। इसमें से कोझिकोड मैसूर के साथ 13 किलोमीटर लंबी थामरसेरी घाट रोड है। यह सुरंग एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करेगी क्योंकि थामरसेरी घाट सड़क अत्यंत भीड़ भाड़ वाली सड़क है और भारी मानसून के दौरान भूस्खलन से अवरुद्ध हो जाती है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पास इस सड़क को चौड़ा करने का प्रस्ताव लंबित है। वन विभाग ने प्रस्तावित मार्ग की पहचान सदाबहार वन, दलदली भूमि और 16 वनों से युक्त अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में की है। यह क्षेत्र वायनाड और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों के बीच फैले एक हाथी कॉरिडोर का हिस्सा है। भारत और म्यांमार ने दी सितवे बंदरगाह के संचालन पर सहमति। भारत और म्यांमार ने साल 2021 की प्रथम तिमाही तक सितवे बंदरगाह के परिचालन को प्रारंभ करने पर सहमति जताई है। सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने म्यांमार की यात्रा के दौरान स्टेट काउंसलर ऑंग सान सू की और कमांडर इन चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज सीनियर जनरल मिंग आंग हलिंग से मुलाकात की। भारतीय पक्ष ने उग्रवादी गुट के 22 कैडरों को सौंपने के लिए भी म्यांमार की प्रशंसा की। गौरतलब है कि यह पहल मिजोरम और म्यांमार के बीच संपर्क को बेहतर बनाने में सहायक होगी। पूर्वोत्तर के राज्यों से संपर्क को और मजबूत करने हेतु भारत चाबहार बंदरगाह के तर्ज पर म्यांमार के सितवे बंदरगाह को विकसित कर रहा है। इस बंदरगाह की सहायता से मिजोरम और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के अधिकतर राज्यों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह बंदरगाह म्यांमार के रखाइन प्रांत में स्थित है। प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू किया जन आंदोलन, कोविड-19 के लिए उचित व्यवहार की मिलेगी सीख। 7 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन आंदोलन शुरू किया। यह कोविड-19 उचित व्यवहार के लिए एक अभियान है। इस अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर से किया। यह अभियान एक उच्च तीव्रता कम लागत वाला अभियान है जो सामाजिक संदेश, मास्क पहनने के महत्व और हाथ स्वच्छता के महत्वपूर्ण संदेश प्रदान करता है। इसे आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर लॉन्च किया जा रहा है। लोगों
की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया था। इस अभियान में वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, सरकारी परिसरों में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड और सोशल मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाना शामिल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक तक संदेश पहुंचाना है। असम में पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए शुरू की गई पर्यटन संजीवनी योजना। असम में कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित हुए पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए असम सरकार ने पर्यटन संजीवनी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत पर्यटन उद्योग के इच्छुक उद्यमियों को 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। इस संबंध में घोषणा करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में पर्यटन से जुड़े उद्यमियों का सशक्तिकरण करना है, ताकि राज्य के पर्यटन उद्योग को एक नई दिशा दी जा सके। इस योजना के हिस्से के रूप में लाभार्थियों को कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा, जबकि उन्हें शुरुआती 1 साल में किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं देना पड़ेगा। पहले साल का ब्याज भुगतान स्वयं सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पर्यटन सारथी नाम से एक योजना का भी उद्घाटन किया है, जो कि असम पर्यटन के बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे बुकिंग, टूर, पैकेज, होटल आदि की सूचना प्रदान करेगा। डेयरिंग सिटीज 2020 का हुआ उद्घाटन। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इसमें वक्ता के रूप में होंगे शामिल। दिल्ली सरकार के अनुसार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 7 अक्टूबर 2020 को प्रतिष्ठित डेयरिंग सिटीज सम्मेलन में बोलने वाले दुनिया भर के 5 नेताओं में से एक होंगे। सम्मेलन को जर्मन सरकार के समर्थन और ICLEI और जर्मनी के सिटी ऑफ बॉन में आयोजित किया जा रहा है। ICLEI के बारे में आपको बताएं तो यह स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसने स्थायी विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है। इस संगठन की स्थापना साल 1990 में की गई थी। पूर्व में इसे स्थानीय पर्यावरण पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिषद के रूप में जाना जाता था। भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच शुरू हुआ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर। 3 अक्टूबर 2020 से भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोंगो सागर के दूसरे संस्करण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में शुरू हो गया। इसका मकसद व्यापक समुद्री अभ्यास और संचालन के माध्यम से अंतर संचालन और संयुक्त परिचालन कौशल विकसित करना है। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास का पहला संस्करण साल 2019 में आयोजित किया गया था। बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास के इस सत्र में दोनों देशों की नौसेनाओं के पोत सतह, युद्ध अभ्यास, नाविक कला विकास और हेलीकॉप्टर संचालन में भाग लेंगे। भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेशी तौर पर निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट INS किल्टन और स्वदेश में ही निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट INS खुकरी भाग ले रहे हैं। वहीं बांग्लादेश की तरफ से BNS अबू बक्र और BNS प्रेटॉय इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। आप बने रहिए दे टीवी के साथ। नमस्कार।